नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों आप। तो आ जाइए सभी लोग ऑनलाइन दोस्तों, क्लास लिया हूँ मैं आपके लिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। एक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रस्तुतियाँ देने के लिए किस प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। वापिस सुनिए क्वेश्चन एक बार और। एक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रस्तुतियां देने के लिए किस प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, दूसरा है ऑफिस स्वीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस, या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर का, या नेटवर्क टूल्स का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए जिससे वो भी जुड़ जाए अपन से। दोस्तों बताइए यहाँ पे एक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रस्तुतियां देने के लिए किस प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑफिस स्वीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस, तीसरा यहाँ पे गेमिंग सॉफ्टवेयर और चौथा यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क टूल्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे अगर आप कार्यालय में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज बनाते हैं, संपादित करते हैं और साथ में आप प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतियां देने का काम भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सबसे उपयोगी सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों ऑफिस स्वीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस। समझ में आ गया आपको। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का बी ऑप्शन था भाई, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, यदि कोई उपयोगकर्ता डाटा विश्लेषण, ग्राफ बनाना और सूत्रों की सहायता से रिपोर्ट तैयार करना चाहता है, तो उसे कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उपयोग करना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा करना चाहिए। यदि कोई उपयोगकर्ता डाटा विश्लेषण, ग्राफ बनाना और सूत्रों की सहायता से रिपोर्ट तैयार करना चाहता है, तो उसे कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा एमएस पेंट और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों विंडोज मीडिया प्लेयर। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपको आता है तो आपको 10 सेकंड का समय देता हूं मैं। दोस्तों जल्दी से भेजिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी जुड़ सके अपनी इस वीडियो से, साथ में आंसर दे सके। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर। कई लोग तो ऐसे भाई सिर्फ देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में तभी अच्छी तैयारी हो पाएगी जब आप साथ साथ में मेरे साथ इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहोगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन भी आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने। दोस्तों दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों एमएस एक्सेल। क्या होगा दोस्तों, एमएस एक्सेल होगा। लगा लीजिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे टिक, मतलब बी पे टिक, एमएस एक्सेल। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरे नंबर का। नीचे दिए गए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन वीएलसी मीडिया प्लेयर, दूसरा एमएस वर्ड, तीसरा टैली या फिर चौथा एमएस एक्सेल। बताइए दोस्तों कौन सा प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है दोस्तों मल्टीमीडिया फाइल चलाने के लिए। बताइए दोस्तों आपने चलाई है क्या कंप्यूटर के अंदर मल्टीमीडिया फाइल, किस किसी ने चलाई है भाई मल्टीमीडिया फाइल। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वीएलसी मीडिया प्लेयर। क्या होगा दोस्तों, वीएलसी मीडिया प्लेयर। किस किस का सही था भाई तीसरे में ए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और कौन कौन ऐसे हैं जिनके तीनों में से तीनों सही है भाई, जल्दी बताइएगा। और साथ में ए बी मत लिखिए, साथ में लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा। इससे मेरे को आसानी हो पढ़ने में आपके कमेंट्स दोस्तों। ज्यादातर लोग सिर्फ ए बी और सी करते रहेंगे, उनको पता ही नहीं लगता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भाई वो। ठीक है, तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि उस साथ में आप क्वेश्चन डाल करके साथ में, जैसे मान लो तीसरे क्वेश्चन में ए आएगा तो लिखो 3 में ए, है ना, या फिर 2 में ए या बी, जो भी है आपका आंसर वो दीजिए साथ में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो इसको। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं, ध्यान रखना इस चीज का। और सारे क्वेश्चन किताब से ही है, किताब के बाहर से नहीं है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमें
कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो भाई उनको ये बोलूंगा मैं, एक तो आप मेरी वीडियो देख लो सारी की सारी, कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये टेंशन मत लीजिए आप। और साथ में अगर आपके पास और भी टाइम बचता है तो आप अपनी बुक को देख लीजिए, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, आपको और मजा आएगा दोस्तों तैयारी करने में, ठीक है। वैसे मैं सारी जो क्वेश्चन लेके आता हूँ वो बुक से लेके आता हूँ, तो ऐसा मत सोचना ये क्वेश्चन बाहर से, ऐसा नहीं है, और सारे क्वेश्चन बुक से ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन बुक भी पढ़ रहा है साथ में बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, और चौथा क्वेश्चन है, यदि एक उपयोगकर्ता स्लाइड शो बनाकर प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है। यदि एक उपयोगकर्ता स्लाइड शो बनाकर प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है। पहला MS पेंट, दूसरा MS पावरपॉइंट, तीसरा MS वर्ड, और चौथा विंडोज मीडिया प्लेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। यदि एक उपयोगकर्ता मतलब यूजर स्लाइड शो बनाकर कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है या प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा। MS पेंट होगा, MS पावरपॉइंट होगा, MS वर्ड होगा, या विंडोज मीडिया प्लेयर होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें सही जवाब। तो ध्यान देना, पहला ऑप्शन है MS पेंट। MS पेंट में की जाती है दोस्तों ड्राइंग, मतलब पेंटिंग कर सकते हैं हम। और MS पावरपॉइंट में दोस्तों बनाई जाती है प्रेजेंटेशन। किसमें बनाई जाती है दोस्तों, MS पावरपॉइंट में। किसका सही था भाई, बी ऑप्शन। और MS वर्ड में पता है डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सवाल ऐसा होता कि यदि एक उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है ना, तो उसे कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त है, MS वर्ड है। अगर कोई उपयोगकर्ता पेंटिंग करना चाहता है, ड्राइंग करना चाहता है, तो उसके लिए उपयुक्त कौन सा है दोस्तों, MS पेंट है। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे सवाल बनते हैं आजकल, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये रहा। यदि किसी संस्था को अपने डाटा को डेटाबेस में संग्रहित करके रिपोर्ट और क्वेरी बनाना है तो कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उचित होगा। वापिस सुनिए सवाल, यदि किसी संस्था को अपने डाटा को डेटाबेस में संग्रहित करके रिपोर्ट और क्वेरी बनाना है तो कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उचित होगा। पहला ऑप्शन MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS एक्सेस, या फिर चौथा ऑप्शन पावरपॉइंट। बताइए दोस्तों क्या होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है MS वर्ड होगा, MS एक्सेल होगा, या MS एक्सेस होगा, या फिर पावरपॉइंट होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें सही जवाब। अगर आपको आता है, आपने अच्छी तरह बुक पढ़ी है या अच्छी तरह क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा दोस्तों इसका आंसर। और मैं तो यही चाहता हूं कि आप इनके साथ साथ में आंसर दीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चुपचाप मत देखिए, कई लोग बस चुपचाप देखते रहते हैं, पता नहीं ध्यान कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे ना साथ साथ में, तो आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा, और फिर आप यही सोचोगे यार इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, आपको देने के बाद में। तो देखिए दोस्तों पांचवें में होगा सी ऑप्शन। किसका भाई सी ऑप्शन, किस किसने किया है सी ऑप्शन। तो यहाँ पे पांचवें में होगा सी ऑप्शन MS एक्सेस। क्या होगा दोस्तों, MS एक्सेस। किसका सही था भाई। अब चलते हैं छठे सवाल की ओर, लेकिन एक सवाल मेरा, 5 में से 5 किस किस के सही हो गए भाई, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, ध्यान रखना अनुप्रयोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब इंटरनेट की जरूरत होती है, उसको बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता वो। तो MS वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है, गूगल डॉक्स है, या MS एक्सेल है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो आराम से इसका सही जवाब दे दोगे आप। क्वेश्चन भी आपके सामने रखा हुआ है और ऑप्शन भी 4 आपके सामने। दोस्तों ढंग से दीजिए सवाल का जवाब, मतलब एकदम सोच साच के दीजिए, ऐसे तुक्के मत फेंकना भाई। कोई कई लोग तो सिर्फ तुक्के फेंकते हैं कि ए बी ऐसे करते रहेंगे भाई, हाँ सही हो गया, फिर बोलेंगे हाँ सर मेरे 50 में से 40 में से इतने सही थे, 20 में से इतने सही थे। भाई ऐसे पार नहीं पड़ेगी, आपको एक एक क्वेश्चन का सही से जवाब देना है और सही से क्वेश्चन देखना है दोस्तों। तो आपके सामने क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन भी है, मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बिना इंटरनेट के काम नहीं करता। MS वर्ड नहीं करता क्या, एडोब फोटोशॉप नहीं करता क्या, गूगल डॉक्स नहीं करता, या MS एक्सेल नहीं करता। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आप कष्ट मत कीजिए ज्यादा। तो देखो MS वर्ड बिना इंटरनेट के काम कर सकता है,
एडोब फोटोशॉप भी बिना इंटरनेट के काम, एडोब फोटोशॉप भी करता है बिना इंटरनेट काम, लेकिन गूगल डॉक्स दोस्तों इंटरनेट के साथ ही काम करता है, विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता। जबकि एमएस एक्सेल भी क्या होता है दोस्तों, विदाउट इंटरनेट काम कर सकता है, लेकिन गूगल डॉक्स दोस्तों नेट के बिना काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन गूगल डॉक्स। किस किस का सही था भाई, गूगल डॉक्स किसी किसने किया था सी ऑप्शन, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पे छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामने देखिएगा। एक उपयोगकर्ता को अपने मासिक बजट की गणना करने, खर्चों का रिकॉर्ड रखने और ग्राफ तैयार करने के लिए कौन सा अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन सबसे बेस्ट रहेगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो अनुप्रयोग समझ नहीं, अनुप्रयोग होता है क्या है, क्या होता है अनुप्रयोग भाई, एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग, ठीक है। आपके जो भी फोन में ऐप हैं उन्हें एप्लीकेशन बोलते हैं हम, और उनको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुप्रयोग बोलते हैं। तो एक उपयोगकर्ता को अपने मासिक बजट की गणना करने, खर्चों का रिकॉर्ड रखने और ग्राफ तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। नोटपैड रहेगा, गूगल स्लाइड्स रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा या फिर एमएस पेंट रहेगा। बताइए दोस्तों, अगर एक उपयोग करता है, उसे अपने महीने के बजट की गणना करनी है, खर्चों का रिकॉर्ड भी रखना है, ग्राफ भी तैयार करना है उसी के अंदर, तो कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा, नोटपैड रहेगा, गूगल स्लाइड्स रहेगा, एमएस एक्सेल रहेगा या फिर एमएस पेंट रहेगा। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अगर उपयोगकर्ता को सारी चीजें रखना है, रिकॉर्ड रखना है, ग्राफ भी तैयार करना है, मासिक बजट भी बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों एमएस एक्सेल। क्या रहेगा दोस्तों, एमएस एक्सेल रहेगा, ठीक है, ओके। क्योंकि उसको मासिक बजट भी चाहिए, उसको खर्चों का रिकॉर्ड भी रखना है, उसको ग्राफ तैयार भी करना है, तो सबसे उपयोगी रहेगा दोस्तों एमएस एक्सेल, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ भी बन जाएंगे, गणना भी हो जाएगी, सूत्र भी लग जाएंगे और ग्राफ भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन में टिक, एमएस एक्सेल। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन 8वां सवाल पढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या ये क्लास आपको समझ में आ रही है, क्या ये क्लास आपके लिए मतलब एक तरीके से पूरा, एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, समझ में आ रही है ना आपको। समझ में आ रही तो आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को तो कर दीजिए, नहीं किया तो, और हाँ लाइक कर दीजिए, और साथ में उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम आने वाली है, कंप्यूटर संबंधित कोई सी भी एग्जाम, चाहे RSCIT हो, चाहे कंप्यूटर संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, इतना सा आप मतलब एक तरीके से ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का, और बस शेयर कर दीजिए, फिर वापिस आ जाइए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, स्काइप, जूम, गूगल मीट जैसे अनुप्रयोग, वापिस अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, किस प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैं अनुप्रयोग के काफी सारे सवाल लेके आऊं, क्यों लेके आऊं, क्योंकि अनुप्रयोग के सवाल आएंगे, एप्लीकेशन के सवाल आते हैं दोस्तों, 2-3 सवाल तो कम से कम आते ही आते हैं, इसलिए इनमें से ही आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सवाल ध्यान से पढ़िए। स्काइप, जूम और गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन किस प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब सवाल इतना भी हो सकता है कि स्काइप एप्लीकेशन किस प्रकार कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, या जूम किसके लिए किया जाता है, मीट, गूगल मीट किसके लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑडियो मिक्सिंग के लिए, ऑनलाइन संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, डेटा बैकअप के लिए, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए उपयोग किए जाते हैं ये अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। स्काइप, जूम और गूगल मीट क्या काम आते हैं दोस्तों, अगर आपको आता है कोई काम इनका, अगर आपने कभी यूज किया हो इनका, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ओके। आराम से अगर कोई मीटिंग की हो आपने, आप समझ जाओ, मैंने हिंट दे दिया आपको दोस्तों। तो क्या किया होगा दोस्तों, मतलब यूज किया होगा तो क्या उपयोग में लिया होगा दोस्तों आपने इसको। दोस्तों यहाँ पे स्काइप, जूम और गूगल मीट काम आते हैं दोस्तों ऑनलाइन संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। किसके लिए दोस्तों, ऑनलाइन संचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की रैम और रोम में क्या अंतर है। कंप्यूटर की रैम और रोम में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए यहाँ पे टिक VMP। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रैम और रोम से एक सवाल जरूर बन जाता है, ठीक है। हर एग्जाम में एक सवाल देखने को मिलेगा रैम या रोम से, या तो आपसे पूछ लेगा रैम या रोम की फुल फॉर्म, कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप बताइए दोस्तों रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताइए। पहले बताओ रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, और फिर बताना दोस्तों रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है।
आपको लिखना है रैम बराबर फुल फॉर्म क्या है और रोम बराबर फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकती है फुल फॉर्म भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ दोस्तों। कंप्यूटर की रैम और रोम में क्या अंतर है? पहला अंतर ये है क्या, रैम स्थायी होती है और रोम अस्थायी होती है, पहला अंतर ये देखिए। दूसरा क्या है, दोनों एक ही कार्य करते हैं। तीसरा, रैम अस्थायी मेमोरी है और रोम स्थायी मेमोरी है। या फिर डी ऑप्शन है, रोम आउटपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, रोम आउटपुट डिवाइस है। तो बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से, जो एक अंतर को सही तरीके से बता रहा है आपको। अगर आपको आता है तो बताइए दोस्तों, नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं जरूर दूंगा इसका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग ये भी बोलते हैं मेरे से कि सर इतने सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? तो भाई सीधे आपको इसलिए लग रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती तो यही क्वेश्चन आपको टाइट लगते। तो जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन अच्छे हैं। कई बार एक दो लड़कियां ऐसी भी थी जिनके पूरे 40 में से 40, मतलब पिछली वाली वीडियो में पूरे क्वेश्चन सही थे। तो मैं बहुत हैप्पी हूं दोस्तों कि आपने इतनी अच्छी मेहनत की कि पूरे में पूरे क्वेश्चन सही है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप तो बस, जैसे मैं 45 क्वेश्चन की क्लास देता हूं तो आपके यही आना चाहिए कमेंट में आंसर कि सर 45 में से 45 पूरे सही है। मुझे बहुत खुशी मिलती है इसके लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आज ही क्लास में से आपके पूरे के पूरे सही हो, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं उनको, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक है। आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग ये बहुत ईजी लग रहे हैं आपको। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनको ये क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या फिर आंसर देने में दिक्कत आ रही है कि आपकी तैयारी हल्की सी कमजोर है, आप और अच्छा तैयारी कीजिए और बेटर कीजिए खुद को, और मेरी वीडियो देखिए। या फिर अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो आप बुक भी पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और वैसे बुक से बनाया दोस्तों मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन बुक में ढूंढोगे उससे अच्छा है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब सवाल पे चलते हैं, कंप्यूटर की रैम और रोम में क्या अंतर है? पहला अंतर मैंने बताया कि रैम स्थायी होती है और रोम अस्थायी होती है, क्या सही है क्या? दूसरा, दोनों एक ही कार्य करते हैं। या फिर रैम अस्थायी होती है और रोम स्थायी होती है। और यहाँ पे जाकर के रोम आउटपुट डिवाइस है। बताइए दोस्तों क्या है? तो दोस्तों पहले तो मैं बता देता हूं, मैंने एक सवाल पूछा था अभी जस्ट आपसे कि रैम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम को बोलते हैं दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आया आपको किस किस का सही था भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहां पे बात करें रोम की दोस्तों, ROM की, तो रोम का है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। अब मैं बताता हूं रैम के बारे में। दोस्तों रैम में लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मतलब आप इसमें, मतलब इस मेमोरी के अंदर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो और कुछ भी पढ़ भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। लेकिन रोम में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। मतलब ये स्थायी मेमोरी होती है दोस्तों, इसमें हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं और टाइप वगैरह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अस्थायी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? अस्थायी होती है। जबकि ये होती है दोस्तों स्थायी। क्या होती है दोस्तों? रोम स्थायी होती है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे रोम, यहाँ पे अस्थायी है तो वही हो ही नहीं सकती, क्योंकि रोम तो स्थायी मेमोरी होती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या करता है, दोनों एक ही कार्य करते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं करते कार्य, तो अलग अलग कार्य करते हैं, तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रैम अस्थायी होती है और यहाँ पे रोम स्थायी होती है। तो भाई यही तो कह रहा था मैं भी आपसे कि रैम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का भाई सी ऑप्शन सही था? बताइए दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का, 90 क्वेश्चन का जिसका आंसर सही है ना, तो मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि आपकी तैयारी एकदम अच्छी है दोस्तों। जिसने तुक्के नहीं फेंके, कई लोग तुक्के फेंक के सही कर देते उनकी नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने अच्छे से किया है दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि उनकी तैयारी बहुत बेटर है और उनको थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रयास करोगे उतना बेटर कर पाओगे आप दोस्तों इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किसके लिए होता है? MS वर्ड में ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए आप पहले ढंग से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों वर्तनी जांचने के लिए। दूसरा है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? ये क्वेश्चन 10 सेकंड के लिए मैं आपके पास छोड़ रहा हूं, बताइए दीजिए आप इसका आंसर। और मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, देखो आपके, ठीक है। बताइए दोस्तों किसका आंसर सही है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब?
तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है, पहले आप दे दीजिए एक बार ढंग से, किस किस को समझ में आ गया ट्रैक चेंज क्या होता है। और एक बात और, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज का यूज किस किस ने किया है भाई? अगर कोई ने एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो ट्रैक चेंज जरूर देखा होगा दोस्तों। तो ट्रैक चेंज का यूज किस किस ने किया है? अगर उसने यूज किया है तो आराम से दे देगा इसका आंसर, और जिसने यूज नहीं किया तो उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं दूंगा इसका आंसर फिर। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए। दोस्तों लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए। किस किस का सही था भाई? 10वां क्वेश्चन में सी ऑप्शन किस किस ने किया था? अब दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, 10 में से कितने लोग ऐसे हैं जो 10 में से 10 सही कर रहे हैं भाई, जिनका एक भी गलत नहीं हुआ? ऐसे कितने लोग हैं? और 10 क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गए अच्छे से, ये बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की और बिना किसी देरी के। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ओके, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन बैकअप स्टोर करना, दूसरा हार्ड डिस्क से फाइल सेव करना, तीसरा सीपीयू और रैम के बीच डेटा को तेजी से स्थानांतरित करना, या फिर डी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अब आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आप थोड़ा समझा देता हूं दोस्तों। कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। और सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये सबसे तेज मेमोरी होती है, वो क्या कार्य करती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन बैकअप स्टोर करना होता है, या हार्ड डिस्क से फाइल सेव करना होता है, या सीपीयू और रैम के बीच डेटा को तेजी से ट्रांसफर करना होता है, यानी कि स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर करना, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना होता है। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, अगर आपको आता है तो, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे बुक से हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, और मेरा ये पूछने का फर्ज बनता है जिससे आप आंसर दे सको दोस्तों इसके। ठीक है, तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों सीपीयू और रैम के बीच डेटा तेजी से स्थानांतरित करना। लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक। क्या दोस्तों? सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए यहाँ पे। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में थीसर्स का कार्य क्या है? एमएस वर्ड में थीसर्स का कार्य क्या है? पहला वर्तनी जांच करना, दूसरा समानार्थी शब्द ढूंढना, या टेबल बनाना, या स्प्रेडशीट जोड़ना। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में थीसर्स का कार्य क्या होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन कौन देना पसंद करेगा इसका आंसर? और क्लास कैसी लग रही दोस्तों? अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो दोस्तों, ठीक है, जो वो भी आंसर देने लगे इसके। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाला हूं, अब ध्यान रखना। और एक और मैराथन क्लास आने वाली जल्दी, तो कौन कौन लेना चाहेगा भाई मैराथन क्लास? और आप ये बताना कि अगली मैराथन क्लास में आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, 100 चाहिए, 150 चाहिए, 200 चाहिए? आप बताना अगली मैराथन में कितने क्वेश्चन चाहिए आपको, क्योंकि मैराथन क्लास से ये फायदा मिलता है कि सारे क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए 12वीं में क्या आंसर होगा? एमएस वर्ड में थीसर्स का कार्य क्या होता है? दोस्तों एमएस वर्ड में जो थीसर्स होता है उसका कार्य होता है दोस्तों समानार्थी शब्द ढूंढना। क्या दोस्तों? समानार्थी शब्द ढूंढना। किस किस का सही था भाई? बी ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिएगा। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में, किसमें दोस्तों? एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? एमएस वर्ड में, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं स्क्रीन को, ज्यादा बड़ी हो रही है दोस्तों यहाँ पे ये, अब ठीक है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है वाटरमार्क का प्रयोग? पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों डॉक्यूमेंट के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, और चौथा ऑप्शन डाटा एंट्री के लिए। बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर आपने कभी एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया है तो इसका जवाब आप दे सकते हो आराम से, और एमएस वर्ड पढ़ने वाले आंसर दे देंगे आराम से इसका। जिन्होंने प्रैक्टिकल एमएस वर्ड पढ़ा है तो उन्होंने वाटरमार्क भी लगाया होगा दोस्तों। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एमएस वर्ड पढ़ा है, एक्सेल भी पढ़ा है, और पावर पॉइंट भी पढ़ा है? तो दोस्तों बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर सही? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। कौन कौन से लोग दे रहे हैं, कौन कौन ए ऑप्शन दे रहे हैं भाई? ए ऑप्शन किस किस का सही है, मतलब कौन कौन दे रहा है? सही तो बताऊंगा कि है कि नहीं है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन ही। किस क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन।
डॉक्यूमेंट के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो लगाने के लिए। क्या दोस्तों? डॉक्यूमेंट के पीछे धुंधला टेक्स्ट या लोगो लगाने के लिए। लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई? ए ऑप्शन। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। यदि आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर यानी कि इंडेंट करना चाहते हैं तो क्या उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड से क्वेश्चन है और एमएस वर्ड से हल्का सा डीप क्वेश्चन है ये, ठीक है। यदि आप एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति को थोड़ा अंदर यानी कि इंडेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहेंगे? क्या मतलब एक तरीके से इंडेंट करना चाहते हैं तो क्या उपयोग करेंगे दोस्तों? लाइन स्पेसिंग का करेंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट का करेंगे, हैंगिंग इंडेंट का करेंगे दोस्तों, या फिर पैराग्राफ मार्जिन का करेंगे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? लाइन स्पेसिंग होगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा, हैंगिंग इंडेंट होगा, या पैराग्राफ मार्जिन होगा? अगर आपको आता है तो दीजिए दोस्तों जवाब इसका। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब 14वें का? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट लाइन इंडेंट। किसका सही है दोस्तों? फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब देखो होता क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है तो आप उसको हल्का सा अंदर दबा सकते हैं। जैसे मान लो ये 3 लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन है। अगर मुझे इस ऑप्शन को हल्का सा ऐसे दबाना है, मतलब ये मैंने दबा दिया यहाँ पे, लेकिन बात कर रहा है पहली लाइन की। किसकी दोस्तों? पहली लाइन की। तो इसमें पहली लाइन कौन सी है? मान लो अगर 4 ऑप्शन आपके सामने है तो इसमें से पहली लाइन कौन सी है? ए ऑप्शन वाली पहली लाइन है, दूसरी बी ऑप्शन वाली, तीसरी है, चौथी है। तो अगर मैंने यहाँ से हैंगिंग किया तो क्या करेगा हैंगिंग? तो यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूं मैं तो यहाँ पे जाकर के टैब जैसे प्रेस किया मैंने तो ऐसे अंदर चल जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये इसे क्या कहेंगे? इस प्रारूप को क्या कहेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन हैंगिंग दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? फर्स्ट लाइन हैंगिंग नहीं कहेंगे, इंडेंट कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगा ये। ओके, क्लियर यहां तक का? और कभी प्रैक्टिकल पढ़ना चाहो मेरे से तो मैं बता दूंगा आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल करके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, और यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? पहली लाइन को छोड़ करके बाकी सारी लाइन इंडेंट हो जाएंगी। इंडेंट मतलब थोड़ा अंदर चल जाती है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे तीनों लाइन को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, ये तीनों लाइन हल्की से अंदर आ जाएंगी और ये थोड़ी बाहर रहेगी, तो उसे बोलेंगे हैंगिंग इंडेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? हैंगिंग इंडेंट बोलेंगे। ओके, और लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइनों के बीच में जगह देना लाइन स्पेसिंग कहलाती है। ओके, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 4 ऑप्शन मैंने समझा दिए 14वें क्वेश्चन के। तो फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग किया जाता है? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऑप्शंस को, काफी बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे आपको। ओके, कर दिया। अब बताइए दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस टूल किस लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन गलत शब्द हटाने के लिए, दूसरा किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए, या फिर प्रिंटिंग के लिए, या डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस टूल का उपयोग? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर कभी आपने एमएस वर्ड के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया है तो आपको ये सवाल आराम से कर दोगे दोस्तों। और उन लोगों को एकदम सीधा लगेगा सवाल जिन लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ रखा है प्रैक्टिकली, और जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है या फिर अब भी तैयारी स्टार्ट करने लगे हैं तो उनको तो बहुत टफ लगेगा क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं सवाल, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे फाइंड नहीं होता है ढूंढना, रिप्लेस होता है बदलना, ये ध्यान रखो बस। फाइंड मतलब ढूंढना होता है दोस्तों, रिप्लेस मतलब क्या होता है? बदलना होता है, मतलब किसी एक नाम की जगह दूसरा नाम बदलना। तो यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए किसी शब्द को ढूंढने में मतलब फाइंड करने में, और अन्य शब्द को बदलने में मतलब रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन कि किसी शब्द को यहाँ पे देखिएगा किसी शब्द को ढूंढने और किसी अन्य शब्द को बदलने के लिए काम किया जाता है दोस्तों इसका। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। ओके, प्रिंटिंग के लिए कंट्रोल पी किया जाता है शॉर्टकट की, ध्यान रखना। वैसे मैं बताऊं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एच होती है दोस्तों। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट की भी आपके आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे CTRL प्लस एच। क्या होती है दोस्तों? फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। और ओनली फाइंड की क्या होती है? कंट्रोल एफ होती है, ध्यान रखना इस चीज का। प्रिंटिंग की क्या होती है? CTRL प्लस P होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस P होती है। और डॉक्यूमेंट सेव करने की क्या होती है? आप बताना एक बार क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एस होती है। समझ में आ गया दोस्तों? 4 ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से।
अगर आ गए तो एक लाइक जरूर करना, और 15 में से 15 किसके सही है भाई जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं 4 ऑप्शन आपको समझा रहा हूं इसमें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना होता और आंसर देना होता तो क्लास सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट के लिए लेता, लेकिन मैं दोस्तों आपको सारे ऑप्शन समझा रहा हूँ, सारी शॉर्टकट की बता रहा हूँ साथ साथ में, तो थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है। मतलब अगर मान लो 45 क्वेश्चन है ना, तो मैं उन 45 क्वेश्चनों में से कम 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल देता हूं आपके लिए, तो उनको आपको थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। अरे शॉर्टकट की ध्यान रखना क्योंकि शॉर्टकट की भी आएंगी, तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास होना है हमको RSCIT के अंदर, ओके, या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में पास होना है, बस ये लक्ष्य होना चाहिए आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां यहाँ पे, माक्रोस क्या होते हैं? माक्रोस क्या होते हैं MS वर्ड में? बताइए दोस्तों, माक्रोस क्या होते हैं MS वर्ड में? पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हाई फॉन्ट साइज, या फिर ऑटोमेटिक कार्यों को रिकॉर्ड करना, रन करने का तरीका, या फाइलों को मर्ज करने का तरीका, या वर्ड आर्ट बनाने का टूल। बताइए दोस्तों माक्रोस क्या होता है? MS वर्ड में होता है दोस्तों माक्रोस, और माक्रोस अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरह ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सारा खेल प्रैक्टिकल पढ़ने का होता है दोस्तों, अगर किसी ने प्रैक्टिकल क्लास ली है तो बहुत अच्छे से वो पास हो सकता है और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है बकायदा थ्योरी के, ठीक है। तो यहाँ पे माक्रोस क्या होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे माक्रोस जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं ऑटोमेटिक कार्यों को रिकॉर्ड और रन करने का तरीका। मतलब आपने एक कार्य किया, उसको माक्रोस, पहले देखो माक्रोस, आप माक्रोस में गए, माक्रोस में आपने स्टार्ट किया रिकॉर्ड माक्रोस, फिर आप जो भी काम करोगे ना MS वर्ड में वो कर लीजिए, उसके बाद में स्टॉप माक्रोस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में वहां पे सेव हो जाएगी फाइल जो भी आपने कार्य किया है, फिर इन फ्यूचर जो कार्य किया है उसको वापस लेके आना है, यानी कि रिकॉर्ड हो गया एक तरीके से, वो टेक्स्ट वगैरह रिकॉर्ड हो जाते हैं, फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसे वापस आप यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, जब भी आप चाहो, ओके, वो सेव हो जाता है एक तरीके से। तो कभी आपने इसे रिकॉर्ड किया अपने कार्यों को, तो बताइए दोस्तों क्यों? कई बार ऐसा होता है कि अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं तो बार बार यूज लेने के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? MS वर्ड में ड्रॉप कैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? MS वर्ड में ड्रॉप कैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैराग्राफ की पहली पंक्ति को छोटा करने के लिए, पहले अक्षर को बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या किसी शब्द को डिलीट करने के लिए। बताइए दोस्तों ड्रॉप कैप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है तो आपने ड्रॉप कैप भी पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, और ड्रॉप कैप पढ़ा है तो क्या पढ़ा है उसमें, क्या यूज किया है उसका, वही पूछ रहा है ये सवाल आपसे। तो सवाल भी आपके सामने और इसके चारों ऑप्शन भी आपके सामने, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए जल्दी से जवाब इसका। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों, पहले अक्षर को बड़ा करता है और साथ में आकर्षक बनाता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? पहले अक्षर को बड़ा करता है और साथ में क्या करता है दोस्तों? आकर्षक बनाने के लिए, पहले अक्षर को बड़ा और आकर्षक बनाने के लिए। किस किस का सही था भाई? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिकली क्वेश्चन लेके आया हूँ इस क्लास के अंदर, तो वही लोग दे पाएंगे इसका जवाब जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, RSCIT की बुक मान लो या फिर प्रैक्टिकल मान लो, ठीक है। तो अब चलते हैं 18वें सवाल की ओर। थक गए होंगे थोड़े बहुत, आप पानी पी लीजिए, लेकिन क्लास को पूरा देखना दोस्तों। और थोड़ी क्लास लंबी जा रही है, क्यों जा रही है? क्योंकि मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेआउट में जाके ओरिएंटेशन का, डिजाइन में जाके ओरिएंटेशन का, फाइल में जाके पेज सेटअप का, या इंसर्ट में जाके पेज का। बताइए दोस्तों किसका उपयोग होता है एक तरीके से ओरिएंटेशन बदलने के लिए? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि पेज ओरिएंटेशन क्या होता है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा दोस्तों। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? यहीं से सवाल बनेगा, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो यह सवाल कैसे बन सकता है। पहला सवाल ये बन सकता है कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है? तो आपको लिखना है सर 2 का होता है, मतलब पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ओके। अब यहाँ पे नाम क्या होता है पेज ओरिएंटेशन का? देखो पेज ओरिएंटेशन पहला होता है पोर्ट्रेट, जो बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। कौन सा दोस्तों? पोर्ट्रेट। और एक होता है लैंडस्केप। मतलब 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है, ठीक है।
पोर्ट्रेट होता है एक तरीके से, वर्टिकल पेज को हम बोलेंगे पोर्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल पेज को बोलेंगे दोस्तों हम लैंडस्केप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये पूछ रहा है कि जो पेज ओरिएंटेशन है ना वो आपके कौन से टैब में निकलता है, लेआउट टैब में निकलता है, डिजाइन टैब में निकलता है, फाइल टैब में, या इंसर्ट टैब में निकलता है। तो बताइए दोस्तों, अगर आपने पेज का ओरिएंटेशन सेट किया है कभी तो आपको अच्छे से इसका जवाब आता होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों लेआउट में जाकर के ओरिएंटेशन में चले जाओ सीधा। ओके, तो कौन कौन लोग ने प्रैक्टिकल किया है दोस्तों पेज ओरिएंटेशन, बताइए कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन लोग ऐसे मतलब पहली बार देख रहे हैं। तो इस सवाल से मैंने कई यहाँ पे बना दिए सवाल आपको कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, पहला सवाल। दूसरा, पेज ओरिएंटेशन के नाम कौन कौन से होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 19वां। भाई क्लास कैसी लग रही है बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं 19वें सवाल की ओर। यदि आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट पर क्लिक करके करने से वेबसाइट खुले तो किसका उपयोग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट मतलब कोई टेक्स्ट है उसके डबल मतलब क्लिक करते हैं उसके ऊपर माउस से तो कोई वेबसाइट खुल जानी चाहिए, तो आप मतलब एक तरीके से किसका उपयोग करेंगे, मेल मर्ज का करेंगे, हाइपर लिंक का करेंगे, बुक मार्क का करेंगे, या हेडर का करेंगे। बताइए दोस्तों किसका करेंगे। 19वें सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। ऑप्शन भी चारों आपके सामने और क्वेश्चन भी आपके सामने। 3 सेकंड दे रहा हूं आपको आंसर देने के लिए, जल्दी से दीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यदि आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट पर क्लिक करने से वेबसाइट खुले और तो किसका उपयोग करेंगे, मेल मर्ज का करेंगे, हाइपरलिंक का करेंगे, बुक मार्क का करेंगे, या फिर हेडर का करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट खुले तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों हाइपरलिंक का प्रयोग। किसका करना पड़ेगा दोस्तों, हाइपरलिंक का। अब सवाल यहां से ये भी बनता है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। किस किस को आता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, जल्दी बताइए दोस्तों। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। दोस्तों हाइपरलिंक की शॉर्टकट की उम्मीद है आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा। तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है CTRL प्लस के, मतलब कंट्रोल प्लस के। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस की होती है। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे टिक, कंट्रोल प्लस की होती है। दिखाया हुआ दोस्तों हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस के होती है। ओके, और ये सवाल पूछ सकता है, देखो सवाल ये भी पूछ सकता है हाइपरलिंक से। इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा वक्त लग रहा है वीडियो में, टेंशन लीजिए। ये होता है कि जो हाइपरलिंक का जो सिंबल होता है ना एक तरीके से, तो हम कंट्रोल दबाने के बाद हाइपरलिंक का जो सिंबल होता है वो किसकी तरह होता है, एंड की तरह होता है, स्टार की तरह होता है, डॉलर की तरह होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों जो हाइपरलिंक का जो सिंबल होता है ना वो किसकी तरह होता है, तो वो होता है दोस्तों हैंड की तरह। किसकी तरह होता है, एक हैंड जैसी आकृति बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है दोस्तों, हैंड जैसी आकृति बन जाती है। ओके, जैसे मैं करके बता रहा हूं दोस्तों। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसी में करके बताता हूँ। जैसे हैंड को मैं हाइपरलिंक करके बता रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मैं लिंक यहाँ पे ले गया और लिंक मैंने कर दिया यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने किसी लिंक को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये दोस्तों हाइपरलिंक बन गया। यहाँ पे देखो लिंक भी आ गया सामने। ओके, ऐसा लिंक आ गया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल दबा के लेके जाऊंगा ना, देखो ये हैंड का चिन्ह आ गया। समझ में आ गया आपको, ये हाइपरलिंक लगा दिया मैंने। और यहाँ पे जाकर के कंट्रोल जैसे मैंने दबाया यहाँ पे, तो देखिए क्या आ गया दोस्तों, हाइपरलिंक का ऐसे एक सिंबल आ गया हैंड का सा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और यहाँ पे जाकर के आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। और कंट्रोल की क्या होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की। आपको देखो कंट्रोल की जैसे मैंने दबाया तो ऐसा इनबॉक्स आ गया दोस्तों, इंसर्ट है हाइपरलिंक, आपने देखा होगा अच्छे से। ये कंट्रोल के दबाने से आया दोस्तों, किससे आया दोस्तों, कंट्रोल प्लस के दबाया है मैंने। ओके, तो उम्मीद है हाइपरलिंक का डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 20वें सवाल की ओर। किसकी और दोस्तों, 20वें सवाल की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं इसको, बड़े बड़े ऑप्शन आ रहे हैं, दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो दोस्तों बताइए फ्रीज पेन का उपयोग क्यों किया जाता है। पहली बात तो ये बताइए मुझे, फ्रीज पेन होते कहाँ हैं, MS वर्ड में होते हैं या एक्सेल में होते हैं। बताइए दोस्तों, किस किसने प्रैक्टिकल क्लास ली है, उससे यही पूछना चाहूंगा मैं कि फ्रीज पेन होते कहाँ हैं, एक्सेल में होते हैं या MS वर्ड में होते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखते हैं कौन कौन बता पाता है कि फ्रीज पेन कौन से मतलब कहाँ होते हैं, MS वर्ड में या एक्सेल में। है वो मिलता है MS एक्सेल में। किस मिलता है दोस्तों,
एम एस एक्सेल मिलता है, मैं नाम लिख देता हूँ, एम एस एक्सेल में मिलता है, EXCEL। अब ये काम क्या आता है, ये काम क्या आता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने कि फ्रीज पेन का उपयोग क्या होता है, पूरी सीट को लॉक करने के लिए होता है, या किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए होता है, या हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर करने के लिए रखने के लिए किया जाता है, या फिर सीट को सेव करने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, फ्रीज पेन का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन एक बार वापस सुन लीजिएगा। पहला ऑप्शन पूरी सीट को लॉक करने के लिए, दूसरा ऑप्शन किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए, या फिर सीट को सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलता है 3 सेकंड का समय, आपको दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आप बोल दीजिए बीसीओ में सी आएगा कि बी आएगा, आप दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और आपको नहीं आ रहा सवाल तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो इसको, वो देंगे इसका जवाब दोस्तों, ठीक है। देखते हैं किस किस की तैयारी मजबूत है दोस्तों। तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना ही दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से पार नहीं पड़ेगी, वीडियो के आंसर भी देने पड़ेंगे आपको अगर तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है तो। कई लोग बोलते हैं कि सर पास हो जाऊंगा क्या मैं इस वीडियो देखने से। भाई वीडियो देखने से पास नहीं होंगे, वीडियो के साथ साथ में उसको अप्लाई करना है खुद के ऊपर कि हम इसका आंसर दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरे 45 क्वेश्चनों का आंसर नहीं आएगा, तो क्या वो पास हो जाएंगे देखने से? नहीं, उनको साथ में आंसर भी देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों फ्रीज पेन का जो उपयोग होता है ना, वो होता है हेडर पंक्तियों या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए। क्या दोस्तों? हेडर पंक्तियों को या कॉलम को स्क्रॉलिंग के दौरान स्थिर रखने के लिए। किस किस को आया दोस्तों इसका जवाब सही, जल्दी बताइए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या होता है? एक्सेल में ट्रांसपोज का कार्य क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या है ट्रांसपोज का कार्य। अब ये ट्रांसपोज कहां मिलता है दोस्तों आपको? जब आप एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं ना, एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं तो ट्रांसपोज आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या काम करता है ट्रांसपोज? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। डेटा को उल्टा करता है, कॉलम को रो में बदलता है और रो को कॉलम में बदलता है, ठीक है, या फिर डेटा को डिलीट करता है या फॉर्मूला कॉपी करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या काम करेगा ये। दोस्तों ट्रांसपोज जो सही काम होगा ना, वो होगा कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई? कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपके 21 में से 21 सही हो गए होंगे। और कौन कौन ऐसे बंदे जिनके 21 में से 15 सही है, बताइए जल्दी से। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पता ही नहीं कितने सही होंगे, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया ही नहीं होगा अभी तक। जवाब दीजिए भाई, अगर आपको RSAT के अंदर अच्छे नंबरों से एक रैंक हासिल करनी है तो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22वां दोस्तों। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में F2 बटन का क्या उपयोग होता है? अब ये बटन की जगह ऐसा भी आ सकता है कि एक्सेल में F2 फंक्शन कुंजी का क्या उपयोग होता है। पहला ऑप्शन नया फॉर्मूला लगाने के लिए, दूसरा सेल को एडिट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन फॉर्मेट करने के लिए, या फिर पंक्ति जोड़ने के लिए। बताइए दोस्तों एक्सेल में F2 बटन क्या का उपयोग होता है, मतलब क्या उपयोग है F2 बटन का। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। ये तो आप दे ही दोगे क्योंकि एक्सेल आपने कोई डेटा बनाया होगा, कोई सीट बनाई होगी, उसके अंदर F2 तो दबाया होगा दोस्तों एक बार आपने। तो क्यों दबाते हैं F2, बताइए जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे अगर हमें किसी सेल में एडिट करना होता है, मतलब कोई नाम पहले से लिखा हुआ है, उसका नाम हमको एडिट करना होता है, तो हम F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो सवाल का जवाब क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन है, सेल को एडिट करने के लिए। क्या दोस्तों? सेल को एडिट करने के लिए। ओके, सेल के अंदर जो डाटा होता है ना, उसे एडिट करने के लिए। अब आप कई लोगों को सवाल होगा सेल क्या होती है दोस्तों। दोस्तों एक्सेल के अंदर कॉलम होते हैं, रो होती हैं, और उनसे मिलकर के कॉलम और रो से मिलकर के जो बनती है दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों सेल, ठीक है। और सवाल ये भी आता है दोस्तों कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों सेल होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 23वां सवाल। यहाँ पे 23वां क्या है दोस्तों? एक्सेल में अल्ट के साथ में एंटर का उपयोग क्या है? मतलब एक तरीके से एक्सेल में अल्ट प्लस एंटर का क्या उपयोग है? अगली सीट खोलने के लिए, नया वर्कबुक खोलने के लिए, उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, या एंटर के बजाय ऑटो सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अल्ट एंटर से क्या करते हैं आप, ठीक है, बताइए दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। एक्सेल के अंदर थोड़ा डीपली शॉर्टकट किया ये, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं लेके तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूं आपके लिए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब अगर आपको आता है तो। और मुझे उम्मीद आज ये है कि जो मेरे क्वेश्चन है ना 45 में से 45, वो काफी लोगों के सही नहीं होंगे। 99% लोगों के 45 में से 45 सही नहीं होंगे आज। क्यों? क्योंकि मैं काफी डीप क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, इसलिए 45 में से 45 नहीं होंगे सही। अगर किसी बंदे की इस क्लास में से 45 में 45 सही हो जाते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि वो बंदा आराम से नंबर लेके आएगा इस एग्जाम के अंदर, ये मान के चलो आप, ठीक है। दोस्तों बताइए एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस एंटर का उपयोग क्या है। दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक सेल में लिख रहे हो कुछ और उसी सेल में आपको लिखना है और नीचे उसकी अगली लाइन में, तो आप यहाँ पे ऑल्ट एंटर का यूज कर सकते हो। तो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। यहाँ पे उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, मतलब एक ही सेल के अंदर मैटर लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई? 23 हुआ। अब चलते हैं तो 24वें सवाल की ओर। 24 सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में कंट्रोल+1 किसके लिए उपयोग होता है? एक्सेल में कंट्रोल+1 किसके लिए उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता है एक्सेल में कंट्रोल+1? नई सीट बनाने के लिए, फॉर्मेट सेल, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, रो हटाने के लिए, या फॉर्मूला चेक करने के लिए। बताइए दोस्तों कंट्रोल+1 का अगर आपने प्रयोग किया है एक्सेल के अंदर तो क्यों किया है? क्या ओपन होता है फिर कंट्रोल+1 दबाने से? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या ओपन होता है कंट्रोल+1 दबाने से? पहला ऑप्शन नई सीट बनाने के लिए काम आता है, फॉर्मेट सेल्स यानी कि डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, रो हटाने के लिए, या फॉर्मूला चेक करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों एक्सेल में कंट्रोल+1 जो प्रेस किया जाएगा वो किया जाएगा दोस्तों फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। क्या दोस्तों? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ओके, किस किस का क्लियर था भाई? जल्दी बताइए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 25वां सवाल। एमएस सुइट में, एमएस ऑफिस सुइट में, ठीक है। आप एमएस ऑफिस भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुइट अगर आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं है, आप एमएस ऑफिस ही पढ़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑप्शन छोटा कर देता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ओके, अब आपको दिखेगा पूरा क्वेश्चन एक साथ में। एमएस ऑफिस में क्लिपबोर्ड का क्या उपयोग है और अधिकतम कितनी आइटम्स को स्टोर कर सकता है? मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि एमएस ऑफिस में क्लिपबोर्ड क्या काम करता है, क्या उपयोग है, और दूसरा इसी बन रहा है कि अधिकतम कितनी आइटम्स को स्टोर कर सकता है। बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उम्मीद है मेरे को पूरी पूरी। तो बताइए दोस्तों क्लिपबोर्ड क्या काम करता है? पहले तो ये बता दीजिए अगर आपको आता है तो, ऐसे बता दो आप डायरेक्टली। दोस्तों एमएस ऑफिस के अंदर समझा देता हूं, एमएस ऑफिस के अंदर क्लिपबोर्ड क्या काम करता है। जो हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, मतलब कट और कॉपी करते हैं, जो मैटर कहां पहुंच जाता है, क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है। मतलब क्लिपबोर्ड में कौन सा मैटर आता है जिनको हम कट या कॉपी करते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर मान लो आप, ठीक है, या एमएस एक्सेल के अंदर मान लो, ठीक है, दोनों में होता है ये। तो एमएस वर्ड के अंदर जो डिलीट मतलब एक तरीके से कट या कॉपी करते हैं वो मैटर कहां पहुंच जाता है, क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे सही? टेक्स्ट हटाने के लिए उपयोग होता है तो नहीं होता भाई। क्लिपबोर्ड किसके लिए उपयोग होता है? मैंने बोला कि कट या कॉपी हुआ मैटर चल जाता है, यानी कि स्टोर होता है वहां पे जाकर के, तो टेक्स्ट हटेगा तो नहीं भाई। दूसरा टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, हाँ ये है टेक्स्ट स्टोर करने के लिए। अब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ उसके बाद में आंसर दे देना आप। मैंने दे दिया वैसे आंसर इसका। टेक्स्ट हटाने के लिए और 12 आ रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए और 24 आ रहा है, इमेज एडिट करने के लिए और 10 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 10 आइटम स्टोर कर सकते हो, या फिर कोई सीमा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड होता है ना, वो क्या काम करता है, कट या कॉपी हुआ मैटर को स्टोर करता है, मतलब सीधी सी बात है टेक्स्ट को स्टोर करता है। और ये अधिकतम कितने टेक्स्ट स्टोर कर सकता है दोस्तों? 24 कर सकता है। कितने कर सकता है दोस्तों? 24 कर सकता है। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का ये क्वेश्चन सही था भाई? तुक्के के साथ में नहीं, बिना तुक्का किस किस को ये क्वेश्चन पता था कि इसका आंसर यही होगा? बताइए जल्दी से। 25वें क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर किस किस ने सही दिया है तुक्के के? दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया होगा। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले एक ही सवाल मेरा,
25 में से 25 किसके सही है भाई, जल्दी बताइए 25 में से 25 किसके सही है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 26वां, देखिए ध्यान से। 26वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामने देखिए, एमएस एक्सेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, दूसरा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, या फिर डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए, या फिर ईमेल भेजने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए दोस्तों, एमएस एक्सेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए। अगर आप बताना चाहो तो जल्दी बता दीजिए दोस्तों, फिर मैं दूंगा इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए, सी ऑप्शन। किस किस का सही था भाई, सी ऑप्शन, डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां यहाँ पे। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है। पहला ऑप्शन स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग के लिए, दूसरा ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन प्रिंट करने के लिए, और चौथा है दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे स्लाइड सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है। पहला स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग करने के लिए, दूसरा ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन प्रिंट करने के लिए, और चौथा ऑप्शन स्लाइड सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए। पावर पॉइंट का सवाल है, अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए आप पहले। दोस्तों सही जवाब ये होगा कि ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए, ऑटो स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस ऑफिस में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। एमएस ऑफिस में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, दूसरा आरेखात्मक यानी कि डायग्राम जानकारी दिखाने के लिए, वाटरमार्क जोड़ने के लिए, या फिर वर्ड कोडिंग करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 28वें में क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए दोस्तों। एमएस ऑफिस में स्मार्ट आर्ट का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है दोस्तों आरेखात्मक डायग्राम जानकारी दिखाने के लिए, मतलब आरेखात्मक जानकारी दिखाने के लिए आरेख बनाया जाता है। ओके, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 29वां। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन से टूल आते हैं। बताइए दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन से टूल आते हैं। पहला गोलसिक, डाटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर, या फिर फ्रीज पेंस, फिल्टर, या सोर्ट, या फिर सम, एवरेज और काउंट, टेबल, चार्ट और ग्राफ। बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। चारों में से एक तो होगा ही होगा। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों गोलसिक, डाटा टेबल और सिनेरियो मैनेजर। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे टिक ए ऑप्शन पर। किस किस का सही था भाई, ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30वां। यहाँ पे 30वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऑप्शंस को, कुछ ज्यादा बड़े आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे कर दिए मैंने यहाँ पे। ओके, अब दिखाई दे रहे होंगे आपको अच्छे से। पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग कब होता है। पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग कब होता है। पहला ऑप्शन टेबल बनाने के लिए, दूसरा वीडियो जोड़ने के लिए, तीसरा क्लिक पर विशेष कार्य जैसे लिंक खोलना, स्लाइड बदलना करने के लिए, या फिर स्लाइड हटाने के लिए। बताइए दोस्तों टेबल बनाने के लिए, वीडियो जोड़ने के लिए, क्लिक पर विशेष कार्य करने के लिए, या स्लाइड हटाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उपयोग। अगर आपको आता है तो मिलता है आपको 10 सेकंड का समय, और नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दूंगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें हम पावर पॉइंट में एक्शन बटन का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों क्लिक पर विशेष कार्य जैसे कि लिंक खोलना, स्लाइड बदलना आदि के लिए। ओके, लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई, सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक सवाल मेरा, 30 में से 30 किसके सही है भाई? अगर जिसके 30 में से 30 सही है, मैं मानूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और उनको सारे क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे दोस्तों। ओके, और 30 में से 25 के समथिंग किसके सही है? और ऐसे कौन कौन लोग जिनको पता ही नहीं कि कितनी सही है, मतलब आंसर अभी तक दिया ही नहीं उन्होंने एक भी क्वेश्चन का। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया भाई? जल्दी से कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपके चक्कर में आपके दोस्त भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, पास हो जाएंगे अगर आप शेयर करते हो तो। और दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी तक की जो 30 क्लास की क्वेश्चन हो चुकी है वो आपको कैसी लगी, कैसा फील आ रहा है क्वेश्चन क्लास देख करके। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ी क्लास धीरे कराता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, एक साथ ही क्लियर हो जाए। जब मैं आपकी मैराथन क्लास लेके आऊँ तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन का आप तुरंत आंसर दे दो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 31वें सवाल की ओर। 31वां क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य नहीं है? वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य नहीं है? वेबसाइट खोलना, इंटरनेट कनेक्शन देना, यूआरएल को प्रोसेस करना, या फिर वेब पेज प्रदर्शित करना। एक वेब ब्राउजर होता है ना, उसका कौन सा कार्य नहीं होता दोस्तों? वेबसाइट खोलना नहीं होता, या फिर इंटरनेट कनेक्शन देना नहीं होता, या यूआरएल को प्रोसेस करना नहीं होता, या वेब पेज प्रदर्शित करना नहीं होता। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं होता? एक बार ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन पढ़ो ना आप, तो ये नहीं है को ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या होता है कि इनमें से ऐसे पढ़ लोगे आप क्वेश्चन को, वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य है, और बोल दोगे वेबसाइट खोलना होता है, लगा दोगे टिक, ये होता है ना वेबसाइट खोलना, आगे क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है ना, हल्का सा ये ऐसा आ जाता है, नहीं है, इसमें हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या पढ़ लेते हैं अपन इसको, वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य है, नहीं को भूल जाते हैं पढ़ना बीच में से, और फिर घर आके देखोगे ना, यार मैं तो गलत करके आ गया ये क्वेश्चन, तो ये हो जाता है कई बार। ओके, तो ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर आंसर देना है आपको। तो ये बोल रहा है कि वेब ब्राउजर का कौन सा कार्य नहीं है, तो वो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन देना नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? इंटरनेट कनेक्शन देना नहीं होता। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, इंटरनेट कनेक्शन देना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा यूनिक रिसोर्स लिंक, तीसरा यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, या फिर यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों क्या होगा यूआरएल का पूरा नाम या पूरा पूर्ण रूप क्या है इसका? अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय आपके पास में, और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, कई बार आ जाता है ऐसे कैसे। तो दोस्तों यूआरएल का जो पूरा पूर्ण रूप होता है वो होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33वां। यहाँ पे उम्मीद है 32वां क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? पहला HTTP, दूसरा SMTP, तीसरा FTP, और चौथा है WWW। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है दीजिए जल्दी से, ज्यादा टाइम मत लगाइए दोस्तों, बहुत टाइम हो गया क्लास को चलते हुए, आप भी बोर हो गए होंगे क्लास से, थक गए होंगे दोस्तों। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्लास में से काफी क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके मैच भी होंगे। दोस्तों ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों SMTP। क्या दोस्तों? SMTP किया जाता है। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, SMTP। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 34वां। यहाँ पे किसी वेबसाइट या फिर वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए, वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? पहला FTP का, दूसरा ऑप्शन POP3 का, या फिर HTTP का, या SMTP का। तो SMTP तो अभी पढ़ के आए थे दोस्तों, ईमेल के लिए काम आता है दोस्तों ये तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए
जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उसे बोलेंगे दोस्तों एफटीपी। क्या बोलेंगे दोस्तों? एफटीपी बोलेंगे। किस किस का सही है भाई? एफटीपी। लगा लीजिए यहाँ पे टिक ए ऑप्शन पर, एफटीपी। ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 35वां। गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार की वेबसाइटें हैं? गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार की वेबसाइट है? पहली ई कॉमर्स, दूसरी सर्च इंजन, तीसरा यहाँ पे सोशल मीडिया और चौथा है दोस्तों यहाँ पे सरकारी। बताइए दोस्तों, गूगल, याहू, बिंग किस प्रकार की वेबसाइटें हैं? ई कॉमर्स है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है या सरकारी है? अब मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूं इनमें कि ई कॉमर्स कौन सी वेबसाइट होती है जिन पे हम कुछ खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन कौन सी? जिनमें हम कुछ सर्च कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको दुनिया भर की कोई चीजें सर्च करनी है, आप डालिए उस पर, आराम से आ जाएगा उसका लेखा जोखा जो भी होगा। सोशल मीडिया, जिनमें हम किसी से चैट कर सकते हैं, एक फ्रेंड सर्किल होता है ना, ये सोशल मीडिया होती है, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों गूगल, याहू और बिंग पे हम क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो इसे बोलेंगे हम दोस्तों सर्च इंजन। क्या बोलेंगे दोस्तों? सर्च इंजन। ओके, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, सर्च इंजन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, सर्च इंजन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 36वां यहाँ पे। अब उस पे चलने से पहले 35 में से 35 किसके सही हो गए भाई? जल्दी से बताइए। ओके, और 35 में से 30 से किसके सही हो गए ये बता दीजिए आप, और जिसके 25 सही है 35 में से वो भी बताना। मैं जिसके 25 सही है ना उसे ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ी तैयारी और अच्छे से कीजिए आप, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब आप किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करती है तो इसे क्या कहते हैं? जब आप किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते हैं और वेबसाइट आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करती है तो इसे क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं या क्लोनिंग कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है इसे? अगर आपको आता है तो दीजिए, 2-3 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। 2-3 सेकंड तो खैर हो जाती है ऐसे ही, लेकिन आप ले लीजिए समय और बताइए आंसर दोस्तों क्या होगा इसका। तो दोस्तों जब आप किसी ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट आपकी जानकारी चुराने की कोशिश करती है तो इसे कहते हैं दोस्तों फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिशिंग कहते हैं। ओके, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 37वां सवाल। निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क में डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है? निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क में डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है? पहला ऑप्शन स्विच, दूसरा हब, तीसरा राउटर या फिर मॉडेम। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क में डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है? तो दोस्तों वो भेजता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राउटर। क्या होगा दोस्तों? राउटर होगा। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 37 हो गए पूरे दोस्तों। 38वें की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 38वां सवाल यहाँ पे क्या है? एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन डेटा को स्टोर करना, दूसरा निर्णय लेना, तीसरा अंक गणितीय और तर्क संगत गणनाएं करना, तीसरा पावर सप्लाई देना। बताइए दोस्तों क्या होगा एएलयू का मुख्य कार्य? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों एएलयू क्या काम करता है। ओके, बताइए दोस्तों क्या काम करता है एएलयू? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब चलते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है इसका? तो ये क्या काम करता है दोस्तों? अंक गणितीय तर्क संगत गणनाएं करता है। ओके, अंक गणितीय और तर्क संगत क्या करता है दोस्तों? ये गणनाएं करता है। लगा लीजिए यहाँ पे टिक सी ऑप्शन पर। ओके, मैंने अच्छे खासे दिखा दिया इसका ऑप्शन। अगर आपको आता है पहले से तो बताइए किस किस का सही था ये। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 39वां। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का क्या कार्य करता है? कंट्रोल यूनिट मतलब होता है सीयू। सवाल ये भी आ सकता है कि सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों?
कंट्रोल यूनिट होती है। तो सीपीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट सीपीयू का क्या कार्य करता है? पहला, केवल जोड़ घटाव करता है। दूसरा, सभी हार्डवेयर को चालू करता है। या फिर सभी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। या फिर रैम कंट्रोल करता है। बताइए दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? अब कंट्रोल यूनिट की हल्की जानकारी दे देता हूं मैं आपको। कंट्रोल यूनिट को हम कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दिल कहते हैं कंप्यूटर का, हार्ट। ओके। और इसे कंप्यूटर का, सॉरी सीपीयू का, कंप्यूटर नहीं सीपीयू का, सीपीयू का हार्ट किसे कहते हैं? सीयू को कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र, मुख्य अंग बोल सकते हैं सीपीयू को। इसको किसको? कंट्रोल यूनिट को। ओके। और ये क्या काम करता है दोस्तों? सभी गतिविधियों को नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है और निर्देशित करता है। समझ में आ गया आपको? सी ऑप्शन लगा लीजिए टिक यहाँ पे। सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है। कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, आप बने हुए हो मेरे साथ में, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी देर से आप मुझे देख रहे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि इतनी लंबी क्लास देखने की बस की बात हर किसी की नहीं होती है। कई लोग बस आते हैं 1 मिनट फिर चले जाते हैं, दूसरी क्लास देखने के लिए फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जिसकी भी आप क्लास देखना चाहते हो पूरी क्लास देखिए और अच्छे से समझिए दोस्तों, ठीक है? मेरी क्लास देख रहे हो, मेरी क्लास में थोड़ा सा ये रहता है कि मैं हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको एकदम ऐसे क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूं कि आपको माइंड में बैठ जाए वो क्वेश्चन और एग्जाम में आप गलत करके नहीं आओ, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। टेंशन मत लीजिए, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस थोड़ी बहुत देर में पूरी होने वाली है। ओके। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का कार्य का उद्देश्य होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या उद्देश्य होता है? पहला, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना। तीसरा, सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर को तेज करना या बैकअप रखना। बताइए दोस्तों, क्या होगा कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य? बताइए दोस्तों क्या होगा? पहला ऑप्शन, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना यानी कि मिटा देना, डिलीट कर देना। या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना। या फिर सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर को तेज करना या बैकअप रखना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए जवाब इसका। दोस्तों यहाँ पे जो कैश मेमोरी का होता है काम, वो होता है दोस्तों सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर को तेज करना। क्या दोस्तों? सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफर को क्या करना दोस्तों? तेज करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब मुझे बताइए 40 में से आपके कितने सही हुए क्वेश्चन अभी तक? 40 में 40 किसके सही भाई? ठीक है, गई वाली पिछली क्लास थी उसके अंदर 1 या 2 लोगों के 40 में 40 सही थे, बाकी के सबके कम ही सही थे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इस क्लास में तो आपके पूरे सही होनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 41वां यहाँ पे। एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? पहला, टेक्स्ट बदलने के लिए। दूसरा, रो डेटा को हटा देने के लिए। तीसरा ऑप्शन, किसी शर्त के अनुसार सेल को रंग देना या फिर फॉर्मूला लॉक करने के लिए। एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? टेक्स्ट बदलने के लिए, रो डेटा को हटा देने के लिए, किसी शर्त के अनुसार सेल को रंग देना या फॉर्मूला लॉक करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो दीजिए जल्दी से। दोस्तों एक्सेल के अंदर कंडीशन जो फॉर्मेटिंग होती है उसका जो उपयोग होता है दोस्तों, कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो उपयोग होता है दोस्तों वो क्या होता है? अगर आपको आता है तो दीजिए। दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों किसी शर्त के अनुसार सेल को रंग देना यानी कलर देना सेल में। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई? एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है? किसी एक कंडीशन के अनुसार यानी कि शर्त के अनुसार सेल में कलर देना यानी कि रंग देना। ओके, तो किस किस का सही था भाई ये सवाल? और किस किस को 41 क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ चुके हैं? अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42वां। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, डाटा को डिलीट करना। दूसरा, डाटा को ड्रैग करना। तीसरा, केवल मान्य डेटा की एंट्री की अनुमति देना या कॉलम को मर्ज करना। बताइए दोस्तों क्या होगा एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य? अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर। किस किस को आता है भाई डाटा वैलिडेशन? किस किस ने पढ़ रखा है एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन?
दोस्तों डाटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है दोस्तों केवल मान्य डेटा की एंट्री की अनुमति देना, केवल मान्य डेटा की एंट्री की अनुमति देना। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, केवल मान्य डेटा की एंट्री की अनुमति देना। किस किस का सही था भाई, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या, एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत कौन कौन से टूल आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो गया दिखता है इसी क्लास के अंदर 2 बार, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पहला ऑप्शन सॉल्वर, गोल सीक या डाटा टेबल, दूसरा फिल्टर, सॉर्ट या जूम, या फिर यहाँ पे आ रहा है चार्ट, टेबल या फॉर्मेट, और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों एक तरीके से हाइपरलिंक, डाटा फॉर्म या फ्रीज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों, अब ध्यान रखना सॉल्वर की जगह यहाँ पे एक और ऑप्शन आ सकता है, उसको बोलते हैं सिनेरियो, मतलब सिनेरियो आ सकता है यहाँ पे। गोल सीक, डाटा टेबल और सिनेरियो, सॉल्वर नहीं आए, कई बार सॉल्वर आ जाता है, तो यहाँ पे लगेगा दोस्तों ए ऑप्शन, सॉल्वर, गोल सीक और डाटा टेबल। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे टिक ए ऑप्शन पर। किस किस का सही है भाई ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 44वां, ट्रांसपोज विकल्प का क्या कार्य है। ट्रांसपोज विकल्प का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। डेटा को उल्टा करने के लिए, कॉलम को रो और रो को कॉलम में बदलना, फॉर्मूला हटाने के लिए या फॉर्मेट चेंज करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा ट्रांसपोज विकल्प का सही कार्य। ओके दोस्तों ये जो काम करता है वो काम करता है दोस्तों कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदलना। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। किस किस को समझ में आ गया है दोस्तों। और ये क्वेश्चन रिपीट था, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका इसी वीडियो में पहले, थोड़ी देर पहले ही दिया था। अभी एक क्वेश्चन आया था सेम ऐसे कैसे, मतलब यही क्वेश्चन था वो, उसमें मैंने आंसर ये बताया था कि कॉलम और को रो में और रो को कॉलम में बदलना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों अंतिम सवाल। अंतिम सवाल दोस्तों क्या कि कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, बताइए दोस्तों किस में मापा जाता है। पहला ऑप्शन एमबीपीएस में, दूसरा जीएचजेड में, या फिर तीसरा ऑप्शन डीपीआई में, या फिर आरपीएम में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। दोस्तों अगर आपको आता है तो दीजिए, अंतिम सवाल है वैसे आपको आंसर देना चाहिए इसका, तो ठीक है दोस्तों। इसका जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, जीएचजेड में। ओके लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। हाँ तो दोस्तों क्लास फिनिश की ओर जा रही है, मतलब फिनिश हो चुकी है दोस्तों। आप इतनी देर से मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों, और उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा दोस्तों। और हाँ थोड़ी क्लास लंबी थी लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ बताया दोस्तों, मतलब क्वेश्चंस के अलावा भी आपको जानकारी दी है मैंने, विस्तार पूर्वक कई क्वेश्चनों को समझाया भी आपको। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इतना सा समय निकाल लीजिए कमेंट बॉक्स करने के, मतलब कमेंट करने के लिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ में आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो, और क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। और हाँ अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन तो 45 है लेकिन मैंने विस्तार पूर्वक काफी सारे क्वेश्चंस निकाले इस क्वेश्चन के, मतलब इस क्लास के अंदर से, जिससे आपको काफी सारी हेल्प मिली होगी कंप्यूटर को समझने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली होगी दोस्तों। ठीक है, और मिलता हूं आपको एक और क्लास लेकर के जल्दी, मतलब कल ही लेके आऊंगा दूसरी क्लास, तो इसको अभी देख लेना पूरी। ये मत सोचना कि मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा नहीं, अभी देख लो इस क्लास को। ठीक है, और हाँ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो बताना मेरे को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चलेगी अब, और उम्मीद है जो लोगों के आंसर सही नहीं आ रहे थे इस वीडियो में, अगली वीडियो में वो आंसर सही देंगे। तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज में आप सारी वीडियो देख लो, 2x कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देखो दोस्तों। ठीक है, देखोगे तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, और उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी ही होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।